जय हिंद मित्रों, मैं राजगुरु और आप देख रहे हैं कट्टर राष्ट्रवाद। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से देश भर में आगजनी की घटनाएं बहुत ही बड़े पैमाने पर घटित हो रही हैं। खास करके रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और नुकसान पहुंचाने वाले ज़्यादातर युवा हैं जो कहते हैं कि हम सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और सरकार की जो नीति आई हुई है उस नई नीति का विरोध करते हुए वो लोग ट्रेनों में आगजनी कर रहे हैं और बहुत सारी सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं। अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार की जो नीति आई हुई है, क्या वो नीति इतनी गलत है, इतनी ख़राब है जिस पे इस स्तर पे उतर के आगजनी और हिंसा और दंगा किया जाए, और ये कहाँ तक, किस स्तर तक ये जायज़ है। योजना जान लेते हैं। सरकार एक अग्निपथ योजना लेकर आई है जिसमें 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को, 10वीं पास 12वीं पास युवाओं को सेना में जाने का मौका रहेगा, और वो भी केवल 4 साल के लिए। उनको 4 साल तक सेना में सेवा देने का अवसर मिलेगा, जिसके एवज में उनको सैलरी मिलेगी। और जब वो सरकार उनको रिलीव करेगी 4 सालों के बाद, तो उनको 12 लाख रुपये, 11,71,000 रुपये उनको एक मुश्त भुगतान भी करेगी, जो कि पर मंथ उनकी सैलरी से कटा रहेगा। जो हिस्सा उतना ही सरकार अपने तरफ से उसमें ऐड करके और ब्याज लगा के 4 सालों का उनको भुगतान करेगी। और इसमें 25% जो जवान रहेंगे उनको सरकार रिटेन करेगी, उनको सरकार परमानेंट जॉब देगी, परमानेंट नौकरी देगी सेना में ही। और बाकी 75% लोगों को रिलीव कर देगी। उनको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अगर वो हाई स्कूल पास करके ज्वाइन किए हैं अग्निपथ योजना के तहत सेना को, तो उनको इंटरमीडिएट पास होने का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर वो इंटरमीडिएट पास करके अग्निपथ योजना के तहत सेना में ज्वाइन किए हैं तो उनको स्नातक पास का, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनको 12 लाख रुपये और उनको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। और बाकी राज्य सरकारें जो कि भाजपा शासित अभी तक हैं, उन राज्य सरकारों ने घोषणा कर दी है कि वो वरीयता देंगे ऐसे सेना के जवानों को जो अग्निपथ योजना के तहत काम कर चुके हैं। तो उन 75% जवानों के पास ये अवसर रहेगा कि वो ITBP, BSF और असम राइफल्स, CRPF, CISF या बहुत सारी सेंट्रल एजेंसियां हैं, और या स्टेट गवर्नमेंट की जो पुलिस डिपार्टमेंट या और भी PSC वगैरह में वो ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको वहाँ की सरकार द्वारा वरीयता देने का वादा किया गया है। और अगर मान लीजिए 25% गवर्नमेंट तो रिटर्न कर रही है, बाकी 75% में अगर 65% लोगों को भी अदर स्टेट में, अदर एजेंसियों में, सरकारी एजेंसियों में जॉब मिल जाती है, तो 10% लोग बच जाते हैं। वो 10% लोग चाहें तो आगे अपना भविष्य अगर पढ़ना चाहते हैं तो 21 साल की एज कोई बहुत एज नहीं होती है। सामान्य व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है वो 21-22 साल में कंप्लीट ही करता है। तो 21 साल के बाद वो अपना एजुकेशन कंटिन्यू कर सकता है। वो चाहे तो अच्छी कोचिंग ले सकता है, उसके पास एक ऐसा फंड सरकार मुहैया करा रही है। वो चाहे तो अच्छे कॉलेजेस में जाके इंजीनियरिंग में या MBA वगैरह करके अपना फ्यूचर, वो उज्जवल भविष्य अपना उज्जवल कर सकता है। लेकिन फिर भी विरोध के नाम पर, सरकार की मंशा न जानते हुए, कुछ राजनीतिक पार्टियों के पिछलग्गू, मैं इसलिए पिछलग्गू कहूँगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उसमें 21 साल का कोई भी युवा नहीं है। जितने भी हैं वो 24, 25, 30 और कुछ तो अधेड़ भी जो मुंह छिपा करके आगजनी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वो कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे जन अधिकार पार्टी है पप्पू यादव की बिहार में, लालू यादव की पार्टी है राजद, और इसमें जदयू का भी समर्थन है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है जदयू। और साथ में कुछ अन्य क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जैसे OIC की पार्टी है AIM, और यूपी में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। इनके नेताओं के उकसाने पर ये लोग अपने भविष्य की चिंता किए बगैर देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये नहीं सोच रहे हैं कि ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या इस नुकसान करने से सरकार का किसी प्रकार का नुकसान है? इससे सरकार का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। इससे नुकसान केवल और केवल आपका, आम जनता का है। जो जनता ट्रेन से सफ़र कर रही है उनको आप ट्रेन से बाहर निकालते हैं, ट्रेन को आग लगाते हैं। कल की घटना है, आरा स्टेशन पर ट्रेन में आग लगाने के कारण कुछ लोगों का सामान भी जलकर राख हो गया। और वो दिहाड़ी मजदूर थे जो 200 रुपये 300 रुपये प्रतिदिन के मजदूरी के रेट पे मजदूरी करते हैं, और उनका हज़ारों का सामान जल गया। वो वापस जा रहे थे, कोई दिल्ली से, कोई लखनऊ से, कोई अलग अलग शहरों से अपने घरों को वो लोग वापस जा रहे थे, और ट्रेन में आग लगा दिया गया, जिसमें उनकी जो जमा पूंजी थी 4 महीने 6 महीने साल भर की, वो भी जल गई। एक शख्स तो ऐसा था कि जिसका उसके सर पे भी, उसके तन पर भी कपड़ा नहीं बचा था, इतना सब जला दिए थे। वो रिलैक्स होने के लिए अपना शर्ट भी निकाल के बैग में रख दिया था, केवल संडो गंजी पर बैठा था, उसकी मोबाइल उसके बैग में था, उसके सारे पैसे बैग में थे। और जब इन लोगों ने आग लगाया तो वहाँ पे जो यात्री थे विरोध कर रहे थे,
तो ये लोग कहते हैं कि निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग इसमें रहते हैं, हम जिंदा तुम लोग इसमें फूंक देंगे। डर की वजह से वहाँ से और मारपीट करने से और धमकाने की वजह से वहाँ से वो लोग अपना सामान छोड़ कर बोगियों से निकल जाते हैं, जिसमें उन बोगियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। एक बोगी की कीमत नॉर्मली, एक एसी बोगी की कीमत 10 करोड़ रुपए है। अगर जनरल कोच है, ये मान के चलिए कि उसका कीमत 7 से 8 करोड़ रुपया है। एक रेलगाड़ी की इंजन कीमत 20 करोड़ रुपए है। एक ट्रेन फूंक के आप 100 से 200 करोड़ रुपए का नुकसान कर रहे हैं। क्या इसके बाद वो ट्रेनें नहीं चलेंगी? चलेंगी। उन ट्रेनों का मरम्मत होगा, नहीं मरम्मत करने लायक रहेगा तो उनके जगह पे नई बोगियाँ, नए इंजन, नए कोचेस आएंगे, जो कि आपके पैसे से, हमारे पैसे से, आम जनता के पैसे से गवर्नमेंट बनवाएगी। टैक्स लगी गवर्नमेंट। जो नेता हैं, जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, जो भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे जितने भी नेता लोग हैं, उनको 1 रुपया टैक्स नहीं देना पड़ता अपनी सैलरी पर। बाकी आम जनता को सैलरी पर और भी बाकी जगहों पर टैक्स देना पड़ता है। उन्हीं टैक्स के पैसे से सरकार फिर बोगियों का निर्माण करेगी, रेल पटरियों का निर्माण करेगी और ट्रेन का संचालन सुनिश्चित करेगी। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? इसमें नुकसान हो रही, देश की छवि खराब हो रही है, पहला नुकसान। आम जनता को समस्या हो रही है, दूसरा नुकसान। उसमें कितनी समस्याएं होंगी। कुछ लोग तो इलाज के लिए जा रहे थे, जिनका अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया। कुछ लोग इलाज के अभाव में तड़प कर मर भी गए होंगे। कुछ लोग नौकरी के लिए जा रहे होंगे, जहाँ पर उस समय पर न पहुँचने की स्थिति में उनके एम्प्लॉयर ने, उनके नियोक्ता ने उनको भगा दिया होगा, वहाँ से हटा दिया होगा। आपके आंदोलन के चक्कर में आप लाखों आम लोगों का भविष्य खराब कर रहे हैं। कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई, 300 से ज़्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई, जिनको रद्द करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि उनमें यात्रा करने व जाने वालों लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, उनका कितना नुकसान हुआ होगा और देश को कितना नुकसान हुआ। और मैं तो ये कहूँगा गवर्नमेंट से कि ऐसे लोग समझाने के भी काबिल नहीं है। ऐसे लोगों से सख्त कार्रवाई करके, जो उन्होंने ट्रेन जलाया है, जो उन लोगों ने पटरियों का नुकसान किया है, बसों को, स्कूल बसों तक को जला दिया उसमें छात्रों को उतार कर। सोचिए अगर किसी प्रकार की कोई लापरवाही होती तो कितने छात्र जल के मर जाते, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे। ऐसे लोगों को किसी भी प्रकार का क्षमा देना ये घोर अन्याय होगा। सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों की शिनाख्त करी जाए और उनसे पूरी नुकसान की भरपाई, आम जनता की और सरकारी संपत्ति की जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाना चाहिए। और अगर उपद्रवी इसके बाद भी नहीं मानते हैं, लगातार उपद्रव करना चाहते हैं, तो उन उपद्रवियों पर सरकार को गोली चलाने का आदेश दे देना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो सरकार की संपत्ति, आम जनता की संपत्ति, देश की संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, वो लोग सेना में जाने के काबिल कदापि नहीं है। अगर वो लोग सेना में किसी तरह इन के प्रकार पहुंच भी जाते हैं तो वो सेना को नुकसान पहुंचाएंगे, सेना में जासूसी करेंगे, विदेशी लोगों के हाथों में बिक जाएंगे पैसे के लालच में। क्योंकि ये लोग, इनका यही कहना है कि हम 4 साल की नौकरी नहीं करेंगे, हमको आजीवन आप हमको बैठा के सैलरी दीजिए और बैठा के पेंशन दीजिए। तो ये लोग पैसे के लोभी हैं, पद के लालची हैं। ऐसे लोग पैसे के लिए किसी भी देश के साथ मिलकर भारत के साथ गद्दारी कर सकते हैं। और ये जो अनुशासनहीन लोग हैं, जो अनुशासनहीनता कहना तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी, इनको आप अपराधी कह सकते हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी ज़मीनें तक बिक जाएंगी, किडनी और हार्ट और आंखें तक बेच कर भरपाई करनी चाहिए। क्योंकि जो दूसरे के जीवन की कीमत नहीं समझता है, उसके जीवन की कीमत नहीं समझनी चाहिए। जो दूसरे की स्वतंत्रता में हनन डालता है, उसे किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। और जो उनको उकसाने वाले उनके आका हैं, तो सरकार को, इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसे राजनीतिक पार्टियों का मान्यता खत्म किया जाए और उनको आतंकी संगठन घोषित किया जाए। उनके आकाओं के जितने भी संपत्ति हैं सब सीज करना चाहिए, उनके बैंक अकाउंट सीज करना चाहिए और उनकी सारी भवनों को, ऑफिसों को और गाड़ियों को सबको जब्त कर लेना चाहिए। और ऐसे लोगों को कारागार में डाल देना चाहिए, राजनीतिक पार्टी के मुखिया और उनके बड़े बड़े नेताओं को, जो लोग इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। विदेशी हाथों में बिके हुए हैं, विदेशी हाथों की कठपुतली हैं। आखिरकार चाइना, अमेरिका या जिन देशों को भारत से नुकसान है, जिन देशों के आगे भारत ने झुकने से मना कर दिया है, उन देशों के द्वारा इनको फंडिंग दी जाती है देश में अस्थिरता पैदा करने के लिए। राहुल गांधी पिछले महीने लंदन में थे, जहां पर उन्होंने इंटरव्यू में दिया, कहा यह कि भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस एक माचिस लगाने की देर है। उनको सब लोग जानते हैं कि वो अपरिपक्व हैं, सब उनकी बातों को हंसी मजाक में लेकर चले गए। और सब लोगों को ये पता नहीं था कि जिस तरीके से पिछले साल किसान आंदोलन पे एक ग्रेटा थंबर्ग नाम की अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यकर्ता, जो अपने कम अकल के कारण टूल किट को ट्वीट कर देती है किस तरीके से भारत में दंगे और आगजनी करवाना है, उसी तरीके से ये कम अकल का बालक राहुल गांधी ये मीडिया के सामने इस चीज़ को ओपन कर देता है कि भारत में केरोसिन छिड़का जा चुका है और बस माचिस लगाने की देर है। और जब से राहुल गांधी देश में आए हैं, पहले तो हर साल होता था, अब फिर इसके बाद फिर हर महीना होना स्टार्ट हुआ इससे दंगा और आगजनी घटनाएं। अभी पर वीक और पर डे पे आ गया है।
ये आगजनी घटनाएं भारत भर में हो रही हैं। इसके कारण से आम जनता का शासन प्रशासन से, न्याय व्यवस्था से मोह भंग हो रहा है, जिसका बहुत ही विकट दुष्परिणाम देश को झेलना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आम जनता के मन में न्याय व्यवस्था और प्रशासन के प्रति अगर किसी भी प्रकार की आस्था नहीं बचेगी, उस स्थिति में कानून अपने हाथ में लेकर खुद आदमी न्याय करने के लिए हथियार उठा लेगा। उस सिचुएशन में देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। वैसे भी कुछ इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो देश में कार्य कर रही हैं, जैसे AIM, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद और ऐसे बहुत सारे इस्लामिक संगठन हैं जो देश में सक्रिय हैं और वो ये कार्य कर रहे हैं। उनका मेन मकसद है कि किसी भी तरीके से देश में गृह युद्ध छिड़ जाए, गृह युद्ध किया जाए और उसके परिणाम स्वरूप वो लोग फिर एक पाकिस्तान की, एक अलग मुल्क की जनसंख्या के आधार पर मांग कर सकें, देश को तोड़ सकें और फिर आगे इसी तरीके से तैयारी करके फिर देश को तोड़ सकें और अपने गजवा हिंद प्लानिंग को अंजाम दे सकें। सरकार इसलिए ही अपने दूरदर्शी सोच के कारण वो चाहती है कि हमारे युवा जो सेना से प्रशिक्षित हों, वो अगर सेना में सेवा देते हैं तो भी, और उस सेना से रिटायर होने के बाद कुछ भी नौकरी, व्यवसाय, अन्य डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं सरकार के, तो वो जो सिविल लाइफ जी रहे हैं, जो सिविल ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी अगर सिविल वार होता है, कभी गृह युद्ध छिड़ता है, तो वो देश के काम आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ एक पत्थरबाज, कुछ एक आगजनी करने वाले मुसलमान के लौंडे 100-200 की संख्या में आते हैं और जहाँ हज़ारों की संख्या में हिंदू बस्तियाँ उनको लूटते हैं, दुकानों को लूटते हैं और आगजनी करके चले जाते हैं। तो वो तो ऑलरेडी ट्रेंड है। लेकिन आपके सोसाइटी में, आपके समाज में कोई उस तरीके का उनको टैकल करने का ट्रेनिंग हासिल नहीं किया हुआ है। तो सेना से जो लोग 75% जो लोग रिटर्न आएंगे, उसमें कुछ लोग तो अलग अलग फोर्सेज में चले जाएंगे, 10-5% जो लोग बचेंगे वो आने वाले 15-20 सालों में कई लाख की संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों में रहेंगे। जब कभी इस प्रकार की घटनाएं होंगी, जब एक कौम देश से आज़ादी की मांग करेगा, देश तोड़ने की मांग करेगा और हिंदुओं को खास करके परेशान करेगा, मारने काटने और उनकी संपत्ति लूटने की कोशिश करेगा, उस स्थिति में ये जो 75% युवा सेना से ट्रेंड हैं, हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले चुके होंगे, व्हीकल चलाने की, नए नए हथियार चलाने की और ड्रोन की, कंप्यूटर की और बहुत सारे ट्रेनिंग ले चुके होंगे, वो देश के बहुत काम आएंगे, वही देश को बचा सकते हैं। सरकार इसी योजना पे आगे बढ़ते हुए इस योजना को, अग्निपथ योजना को लेकर आई है। इसको समझने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आप अग्निपथ योजना के तहत नहीं जाना चाहते हैं तो जो आम भर्ती होती है उसका रास्ता खुला, आप उसके थ्रू जाइए। वैसे भी अगर आप आगजनी कर रहे हैं, आप तो सेना के काबिल ही नहीं, आपको सेना में जाना नहीं चाहिए। आपकी एज 25 साल, 30 साल, 35 साल की होगी, आप सेना में कैसे जा सकते हैं? आप युवाओं के नाम पर साजिश कर रहे हैं और युवाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा युवाओं से और उनके फैमिली वालों से, परिवार वालों से निवेदन है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा इस तरीके का अगर उन्माद फैलाने की कोशिश करता है, इस तरीके का आंदोलन करने की कोशिश करता है, उसको समझाइए, उसको मना कीजिए। क्योंकि जिन लोगों का CCTV फुटेज आ रहा है, जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो रही है, यूपी में तो ऐसे लोगों के खिलाफ हत्या तक के मुकदमे दर्ज किए गए हैं जिन लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट और ट्रेन जलाने की घटनाओं को अंजाम दिया है। सोचिए, उनका भविष्य खराब है। क्योंकि सेना में जब कोई भर्ती होने जाता है तो उसका पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है। पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड रहेगा कि ये तो आगजनी करने में यहाँ पे संलिप्त था, इस स्टेशन पे इसने ट्रेन जलाया था, इन लोगों का, यात्रियों का सामान लूटा था, यात्रियों से अभद्रता की थी, मारपीट की थी या अश्लीलता की थी। तो ऐसे लोगों का भविष्य चौपट है, वो नौकरी में नहीं जा पाएंगे। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि अपना भविष्य आपकी खुद के हाथों में है, अपने घर के युवाओं का भविष्य आपके खुद के हाथों में है। उनको कहिए कि वो अपने पढ़ाई पर, कंपटीशन पर ध्यान दें। और 21 साल की एज में जब वो रिटायर होकर या 25 साल की एज में जब वो रिटायर होकर आएंगे तो ये बहुत बड़ी एज होती नहीं है। उसके बाद भी चाहें तो IAS, PCS बहुत सारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, एजुकेशन आगे का अपना ले सकते हैं, हायर एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, MBBS में और PhD वगैरह जो भी उनको करना है वो कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों से ये हमारा सलाह है। अब न मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार मन बना चुकी है। अब आगे इससे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। हो सकता है कि उपद्रवियों को ऊपर लाठीचार्ज और पैलेट गन से, और उसके बाद भी नहीं मानने पर गोली मारने का भी आदेश दिया जा सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देश का भविष्य संवारने में योगदान दें। जय हिंद, जय श्री राम।